हे भगवान, क्या होगा इस घर का जहाँ घर की औरतें बिना नहाए रसोई में चूल्हा जलाती है। अम्मा जी ने सुबह सुबह सारा घर सिर पर उठा लिया था। उनकी आवाज़ सुनकर बाबूजी और बड़ा बेटा आंगन में आते हैं तो देखते हैं बड़ी बहू सर झुकाए रसोई के बाहर खड़ी है और अम्मा जी गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। छोटी बहू अभी अपने कमरे में थी। क्या हुआ बड़के की अम्मा, क्यों सवेरे सवेरे चिल्लम चिल्ली हो रही है? बाबूजी ने कड़वी आवाज में पूछा तो अम्मा जी फट पड़ी। हाँ, आपको तो बस सब चिकना चिल्लाना ही लगता है। यहाँ मैं सारी रीति रिवाज निभाना सिखाते सिखाते थक गई, पर सबकी अकल पे पत्थर पड़ी है। हर बार वही ढाक के 3 पात। अम्मा बता भी दो, काहे पहेलियां बुझा रही हो? बड़का अपनी पत्नी की गलतियां जानना चाहता था। अरे क्या बताऊं बेटा, पूजा के बाद रसोई में आई तो देखा बड़ी बहू बिना स्नान ध्यान के चूल्हा जलाकर चाय बना रही थी। अब तुम ही बताओ, ये क्या भले घरों की औरतों के लक्षण है? अम्मा जी मेरी बात भी तो सुन लीजिए। छोटी बहू की तेज बुखार है, वह उठ भी नहीं पा रही है। चाय बिस्कुट खाकर दवाई ले लेगी, यही सोचकर मैं चाय बनाने आ गई। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी तो बड़के को ये नागवार गुस्सा पलटकर जवाब देती हो। भूल गई घर के बहुएं कैसे रहती है। वह गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। रहने दो बेटा, तू अपना दिमाग खराब न कर। अम्मा जी ने बीच बचाव किया, फिर बड़ी बहू से बोली, स्नान करके बना देती, जरा देर में तो कोई फर्क न पड़ जाता। बाबूजी ने भी चेताया, आगे से घर में मर्दों के सामने जबान कम चलाना, अपनी औकात में रहा करो। आज तो बचा लिया, आगे। छोटी बहू अंदर कमरे में सुन रही थी। उसे बड़ी बहू के लिए अच्छा न लगा था। अम्मा जी और बाबूजी का परिवार एक गांव में रहता था। उनसे यहाँ अच्छी जमीन जायदाद है, नौकर चाकर भी है, पर रसोई की जिम्मेदारी दोनों बहुओं की है। कारण यह है, अम्मा जी रीति रिवाजों के मामले में बेहद सख्त है। मजाल है जो कोई रसोई में चप्पल पहनकर चला जाए। बाबूजी का भी खूब रौब है। बड़ा बेटा बाबूजी के साथ खेती का काम करता, छोटा बेटा साथ में वकालत भी करता है। वह कल से काम के सिलसिले में शहर गया हुआ है। उसकी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है। अगले दिन घर में सुबह से ही हलचल थी, पर आज वजह कुछ और थी। अम्मा जी और दोनों बहुएं भाग भाग कर आसन बिछाए गए थे। आरती की थाली सजी थी। रसोई से पूरी हलवा की खुशबू चारों ओर फैली थी। आज कन्या पूजन था। थोड़ी देर बाद कन्याओं आई। बाबूजी ने उनके पैर धोए, आरती की, फिर प्रेम से दोनों बेटों ने भोजन परोसा और पैसे देकर विदा किया। उनके जाने के बाद बाबूजी अम्मा जी से कह रहे थे, सब काम अच्छे से निपट गया। ये कन्याओं तो साक्षात अम्बे माँ का रूप है। सारे व्रत स्वीकार हो गए। उनकी सेवा करके जीवन सफल हो गया। छोटी बहू रसोई में खड़ी सोच रही थी, ये कैसा दिखावा है। आज इस घर में लड़कियों के पैर धोकर पूजा जा रही है, कल उसी घर में बड़ी बहू को उनकी औकात बताई गई थी। एक तरफ ये लड़कियों को अम्बे माँ का रूप है और वही दूसरी तरफ अपने ही घर में औरतों को बात बात पर निरादर किया जाता है। तब उनमें वैसा देवी का रूप क्यों नहीं दिखता? जिस देश में लड़कियों को जन्म लेने से पहले स्वीकृति लेनी पड़े, वहाँ क्या इसे बराबरी का दर्जा इतनी आसानी से मिल जाएगा? छोटी बहू के मन में सवालों का तूफान उठ रहे थे, परंतु जवाब मिलना जितना कठिन था, उससे भी ज्यादा मुश्किल था ये सवाल पूछना। ना तो उसने इतनी हिम्मत थी और ना कोई के साथ देने वाला। उसने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। कुछ दिनों बाद उसके पति किसी केस के सिलसिले में फिर से शहर गए। अगले दिन लौटे तो बेहद गुस्से में थे। बैग एक तरफ कर बेड पर पसर गए। वह जल्दी से पानी लेकर आई तो गुस्से से बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में? वह समझ गई कुछ गड़बड़ है। खुद को संयमित करते हुए उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुमसे मतलब कोर्ट कचहरी के मामलों को तुम औरतों क्या जाने? वह गुस्से से तमतमा रहा था। इसमें औरतों का और मर्द वाली क्या बात हुई? मैंने तो सुना है शहर में औरतों भी सारे काम करती है, चाहे वो नौकरी हो या घर। छोटी बहू की मन की बात अचानक ही बाहर आ गई। भाभी से जबान लड़ाना अच्छे से सीख रही हो, फिर भी तुम्हें बता दूं, औरतों घर में ही अच्छी लगती है। बाहर के काम सिर्फ मर्दों को शोभा देते हैं। ये बात उस वकीलनी को भी जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। कोर्ट में मुझसे बहस करने चली है। अपने मुकील की जमानत क्या करवा ली, पता नहीं खुद को क्या समझती है। और तुम जल्दी से खाना ले आओगी या सारी वकालत यही करोगी? वह हाँफने लगा था। छोटी बहू रसोई में आ गई, खाना लाकर पति को दिया, फिर आंगन में आकर बैठ गई। सोचने लगी, अब समझ आया ये सारा गुस्सा महिला वकील से हारने का है। लेकिन अगर वह ज्यादा काबिल है तो हमने इतना गुस्सा क्यों? क्या एक पुरुष वकील से हारने पर दुख कम होता है? हाँ शायद,
क्योंकि पतिदेव के लिए वहाँ तो बात बराबरी की होती। पर उस महिला ने भी तो उतनी पढ़ाई की होगी, कोर्ट में बैठती है तो कुछ तो बात होगी। काबिलियत का मर्द या औरत क्या लेना देना। टीवी पर कई बार देखा, औरतें हर मैदान में मर्दों से टक्कर दे रही है। पता नहीं हमारे गांव की सोच में कब तरक आएगा। वैसे तो भगवान ने जोड़ों से ही रहते हैं, दोनों के साथ ही पूजा जाता है, बल्कि सृष्टि की असुरों से बचाने के लिए उन्होंने दुर्गा माँ का सहारा लिया। उनसे उनका महत्व कम नहीं हुआ। जब भगवान किसी तरह से भेदभाव नहीं करते हैं तो हम इंसान उनकी पूजा करके भी कोई सीख क्यों नहीं लेते। अरे देर हो गई, कितने काम पड़े हैं और वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। आने वाले कल में अभी कोई सवाल इंतजार कर रहे थे। आज सुबह से ही बड़ी भागदौड़ मची थी। बाबूजी को गांव के अस्पताल में बेटा बेटी एक समान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे जाना था। प्रधानी के चुनाव आने वाले थे और वो अपनी छवि सुधारने के लिए मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इधर बड़ी बहू को सुबह से ही उल्टियाँ हो रही थी। अम्मा जी ने अनुभवी नजरों से कुछ भाप लिया। बड़ी बहू को बुलाकर पूछने लगी, क्यों रे बहू, दिन चढ़े हैं क्या? बड़ी बहू ने हाँ में सर हिलाया तो अम्मा जी ने चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता की लकीर उभर आई। इस बार बस बड़के का नाम चलाने वाला आ जाए, ध्यान रखिए कभी इस बार भी लड़की न जन दे। बड़ी बहू जो उल्टियाँ करके वैसे ही तो बेजान थी, अब सफेद सी बेरंग पड़ गई थी। छोटी बहू वही आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अम्मा जी के शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। भला इसमें दीदी का क्या दोष? उसने स्कूल में पढ़ा था, लड़का या लड़की होना मत पर निर्भर करता है, फिर भी दीदी की गलतियाँ क्यों बताई जा रही है? छोटी बहू ज्यादा पढ़ी न थी, बस पिताजी ने किसी तरह 12वीं कराई थी। उसे विज्ञान पढ़ने का बड़ा शौक था, पर आगे पढ़ न पाई और शादी करके ससुराल भेज दी गई। बड़ी बहू के 2 साल की प्यारी सी बेटी है चिंकी। उसके पैदा होने के बातों में कई बार कहा गया, पहला लड़का होता तो छुट्टी हो जाती, अब दूसरा चांस लेना पड़ेगा। इसका मन तो कई बार किया, पूछे अगर दोबारा भी लड़की तो तीसरा चांस लेना, फिर चौथा, फिर 5वां, चाहे इस सब में उसकी जिंदगी का स्वाह क्यों न हो जाए। उसकी पहली प्रेगनेंसी बहुत कठिन हो रही थी। डिलीवरी के बाद बड़ी मुश्किल से रक्तस्राव रुका था, जान पर बन आई थी। डॉक्टर ने दूसरा चांस लेने का खतरा बताया था, पर उसकी इच्छा भी परिवार पूरा करने की थी। कुछ समय बाद एक दिन बड़ी बहू डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो बड़के ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर लिंक जांच करवा ली। रिपोर्ट आते ही उसका चेहरा गुस्से भर गया। इस बार भी लड़की थी। वह अस्पताल में ही फैल गया और डॉक्टर पर ऑपरेशन के लिए दबाव बनाने लगा, जिसे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया क्योंकि इसमें बड़ी बहू की जान का खतरा हो सकता था। वह मन मारकर घर आ गया। अम्मा जी को बताया तो तूफान आ गया। अब हर समय तो ताने उलाने बड़ी बहू के लिए आम बात हो गए। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे उसे बच्चे का जन्म ना दे। ऐसे में अगर उसका कोई सहारा बना तो छोटी बहू। एक दिन वह अम्मा जी के सामने अड़ गई। दीदी को क्यों इतना परेशान करते हैं? लड़का या लड़की होने से औरत का कोई हाथ नहीं होता, चाहे तो डॉक्टरी से पूछ लो। अम्मा जी कहा, यह सब सुनने वाली थी। चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लिया। सुन लो रे सब, कल की आई छोटकी हमें सिखावे है, सही और गलत पढ़ावे है। तुम्हें समझाया था हर बार में वकालत मत किया करो। छोटा बेटा गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। खबरदार, अगर मुझे या दीदी को हाथ भी लगाया तो जैसे अम्मा को चिल्लाने का शौक है ना, मैं भी बाहर जाकर सबको बता दूंगी। आप लोगों की दोगली सोच सबके बताऊंगी। बाहर बेटा बेटी एक समान का नारा लगाते हो, घर में आकर एक बच्ची को जन्म ही नहीं लेना देना चाहते। मैं भी देखो कैसे जीतोगे इलेक्शन। छोटी बहू का लवा उगलने शब्दों ने सारे जलवामुखी शांत कर दिए थे। बड़ी बहू को सुकून आ गया था कि वो उसका बच्चा सुरक्षित है। बाबूजी ने छोटे को कुछ न करने का इशारा किया। बाद में अम्मा जी और बड़के ने समझा, अभी नाजुक दौर है, कुछ भी ऐसा न करना जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़े। आज छोटी बहू ने पहली बार अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीती थी। आखिरकार जिंदगी की तराजू के पलड़े कुछ तो बराबर हुए थे। छोटी बहू के विरोध की घटना को लगभग 1 महीना होने वाला था, जिसके कारण अम्मा जी बड़ी बहू को ज्यादा कुछ न कहती थी, पर कोई मौका मिलता तो जाने भी न देती। उधर बाबूजी प्रधानी के चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसे थे। बैठक से पहले से भी ज्यादा हलचल बढ़ गई थी। आज भी खूब ठहाके लग रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आकर ऐसी सूचना दी कि सन्नाटा पसर गया। उसने बताया सरकार ने उनके गांव की सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी है।
अतः अब कोई महिला भी चुनाव लड़ पाएगी। बाबूजी और बड़का तो एकदम उबल पड़े। ये भला क्या बात हुई, अब औरतें चुनाव लड़ेगी? सरकार भी पागल हो गई है, पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाती रहती है। हम लोग मर गए थे जो इनकी जरूरत पड़ गई। बाकी बैठे लोग भी अपनी अपनी राय देने लगे। फिर छोटे ने सबको विदा किया और तीनों मिलकर सलाह करने लगे। अब क्या किया जाए? छोटी बहू का नाम दे दे, बड़के की सलाह थी, क्योंकि बड़ी बहू तो उस हालात में नहीं है, वही बहुत तेज है। किसी बात पर अड़ गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा, छोटे ने कहा। फिर क्या करे? बाबूजी ने जैसे जड़ ही हो गए थे। क्यों ना अम्मा जी को चुनाव लड़वाया जाए, छोटे ने राय दी। अम्मा जी है जो हमारे कहे अनुसार काम कर सकती है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। हाँ, एकदम सही कहा। अब तो तेरी अम्मा ही प्रधान बनेगी और मैं बनूंगा प्रधानपति। बाबूजी ने जोर से ठहाका लगाया, जिससे दोनों बेटों ने साथ दिया। तय समय पर चुनाव हुआ। अम्मा जी विजयी घोषित हुई। अब दोनों बहुओं को छोड़कर सारे घर वाले की चाल ही बदल गई थी। अब दोनों बेटे और भी रोब चलाने लगे थे। अम्मा जी भी पद पाकर खुशी से फूल गई थी। जैसा कि तय था, कुर्सी अम्मा जी की थी, मर्जी बाबूजी की। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। बड़ी बहू ने भी समय आने पर एक फूल सी सुंदर बेटी को जन्म दिया। कोई भी खुश न था। छोटी बहू ने बड़ी बहू को दिलासा दिया, दीदी चिंता मत करो, एक दिन यही दोनों बेटियां आपके गर्व का कारण बनेगी। बड़ी बहू के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। एक दिन गांव में स्वच्छता अभियान के सामान के लिए अम्मा जी को बिना किसी से पूछे पैसा दिया। शाम को जब बाबूजी को पता चला तो गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना पूछे ही पैसे दे दिए? तुम क्या जानो क्या करना है? मैं अभी तो प्रधान, अगर पैसा दे दी भी तो क्या हुआ? अम्मा जी भी पद की खुमारी में थी। कान खोलकर सुन लो, ये सीट औरतों के लिए थी, इसलिए तुम्हारा नाम देना मजबूरी थी। खुद को प्रधान समझने की गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हारी जगह बस ये चूल्हा चौका है, यही बहुओं के रोब दिखावे, बाहर नहीं। घर संभालो, गांव में देख लूंगा। बाबूजी ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा तो अम्मा जी को जैसे आसमान से गिरी। दोनों बहुएं भी सब सुन रही थी। ये बात अम्मा जी को और भी दुखी कर गई। आज तक जिन बाबूजी को ढोल बनाकर ये दोनों पर हुक्म चलाती आई थी, उन्हें बाबूजी ने एक क्षण में उनकी औकात दिखा दी थी। आज अम्मा जी को बड़ी बहू को बाबूजी द्वारा दी गई चेतावनी याद आ गई थी, जिस पर वह समय बहुत इतरा रही थी। आज वे खुद बड़ी बहू के स्थान पर खड़ी थी। उन्हें समझ आ गया था, छोटी बहू का विरोध सही था। अच्छा है उसने हिम्मत है। शायद कभी तो हमें भी निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, कभी तो हम भी बराबर खड़े हो पाएंगे। पाँव की तथाकथिकता जूती में एक कील उभर आई थी, जब किसी के अहंकार का घायल होना लाजिमी था। अम्मा जी बाबूजी द्वारा दी गई बेइज्जती से उभर नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि बाबूजी ने उन्हें पहली बार डांटा था पर नीचा दिखाया था, पर इस बार बात थोड़ी अलग थी। बहुओं के सामने अम्मा जी का दिखावा बनाकर रखा था कि बाबूजी ने बेहद मानते हैं, और दूसरी बात अम्मा जी ने पहली बार खुद को ठगा हुआ महसूस किया था। बात दिल पर लगी थी। इस घटना का असर ये हुआ, अब वो दोनों बहुओं को कुछ न कहती थी, बल्कि उनके लिए बेटों को भी सुना देती। अपने कार्यकाल के अम्मा जी ने बाबूजी को देखरेख में भी पूरा किया, लेकिन इस अवधि में जो अच्छी बात हुई वह ये, अम्मा जी समझ आया सरकार जितना चाहे औरतों को बराबर ये अधिकार दिलाने की कोशिश कर ले। जब तक शुरुआत अपने घर से ना होगी, कुछ अच्छा ना बदलेगा। कहते हैं ना, अपने मेरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं देखा जाता। सो उन्होंने उसकी शुरुआत की। छोटी बहू को स्नातक के साथ साथ लॉ की संयुक्त डिग्री कोर्स में दाखिला दिलवाया। घर में कोई हफ्तों तक इससे घमासान मचा रहा, पर इस बार अम्मा जी अड़ी थी। गांव में तुम लोग संभाल रहे हो ना, तो मुझे मेरा घर संभालने दो। छोटी तू बात बात में बहू को वकालत न करने का कहे है ना। अब मैं चाहूँ वकील बने, सारे कानून पढ़े और मेरे साथ साथ सबको बताए कि गलत कहाँ हो रहा है, असलियत में तो या किताबों में। हमें भी तो पता चले कि बराबरी कैसे हुए है, ताकि औरतों को स्पेशल दर्जा उनकी काबिलियत पर मिले, ना बेचारी बनाकर। छोटे ने बहुत मजाक उड़ाया था। अम्मा जी तुम भी मन की कर लो, जिससे कितनी आसान लगा रही हो न वो कभी वो पूरा कर पाएगी। काला कोट हर किसी पर ना जचता, बहुत वजन है इसमें। बाबूजी और बड़के ने भी इसे 2-4 दिन का शौक कहकर टाल दिया था। छोटी बहू ने अम्मा जी के विश्वास पर ढाल बना लिया था और पढ़ाई शुरू कर दी। समय बीतने लगा था। इधर बड़ी बहू की दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी, स्कूल जाती थी। अम्मा जी अब उनकी पढ़ाई को लेकर सजग रहने लगी।
अब विपरीत परिस्थितियों में तीनों औरत एक हो जाती थी। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। सफर लंबा था। मुश्किलों का तूफान सपनों को तिनके की तरह बिखरने के लिए बाट जो रहे थे। पर शायद ये तूफानों को भी न पता था जिस औरतों को सृष्टि बनाई हो वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। छोटी बहू ने दाखिला तो ले लिया था पर समय निकालना मुश्किल होता था। कभी घर के कभी मेहमान तो कभी पति द्वारा जानबूझकर उसे व्यस्त रखना। वह इन सब से पार पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अम्मा जी उसे हौसला देती थी पर कई बार बाबूजी के सामने मजबूर हो जाती थी। खैर दिन बीतते गए। वह एक एक करके सीढ़ियां चढ़ती गई। इसी बीच वह एक बेटे की माँ भी बन गई। पर उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते को कुछ खो गया था। उसका पति कहीं ना कहीं उस वकील बनते देखकर खुश नहीं था। फिर भी दिखावे के रस में धोने में निभाए जा रहे थे। आखिर वह दिन भी आया जब वो वकील के तौर पर उसे काम शुरू करना था। कोर्ट के जाने से पहले उसने पति को वादा लिया था कि उसी के साथ बैठकर काम सीखेगी। उसे भी अच्छा लगा, चलो इसी बहाने ही सही शायद हम दोनों के रिश्ते में जान पड़ जाए। सारा दिन साथ रहूंगी तो समझ पाऊंगी आखिर उन्हें मेरे वकील बनने से क्या परेशानी है। बीते सालों में जो समझ पाई हूँ यह कि बनी बनाई बेड़ियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। साथ चलने की बात तो छोड़ो, अपनी मर्जी से एक कदम भी बढ़ा लो तो बड़ी बात है। कभी समाज के नाम पर, कभी रिवाजों के नाम पर, कभी संस्कारों के नाम पर जो भी कुर्बानियां देनी है वह ज्यादातर औरतों के हिस्से ही क्यों आती है। अखबारों में पढ़ती हूँ, शहर में पढ़ने जाती हूँ तो लगता है समय बदल रहा है। अब सबको बराबर माना जाता है पर शायद कुछ हद तक और जहाँ तक सहूलियत हो। वरना जिसे आधी आबादी मानते हैं उसे आरक्षण क्यों देना है। वो अभी 33% 50 क्यों नहीं। अगर एक महिला ट्रेन चला ले तो खबर छप जाती है। अरे जब वो घर चला सकती है तो ट्रेन और हवाई जहाज क्यों नहीं। हाँ ये बात और है, बचपन से ही उसके हाथों में गुड्डे गुड़िया बर्तन का सेट थमाया जाता है। सपने भी तो वैसे ही जाएंगे। पिछले 5 सालों में उसे जीने का मतलब समझाया है और बिना अम्मा जी के मदद के ये संभव न था। उस दिन सीखा था जो आत्मसम्मान हम मन की किसी अंधेरे कोने में गठरी को फेंक देते हैं ना, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वरना अपने होने का एहसास भी खत्म हो जाता है। जिंदगी मशीन की तरह चलती है। फिर भी बहुत बदलाव आया है और अब वो करने जा रही है। आसान कहाँ होने वाला है। बात औरत और मर्द की नहीं वरना 2 इंसानों का समान अधिकार देने की है। फिर चुनौतियां भी तो दोनों की एक समान और झेलती होगी। कहीं अंतर न होगा, कोई बहाना न होगा। क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ शायद एक दिन जरूर आएगा। अम्मा जी आशीर्वाद दीजिए। आज मैं कोर्ट में जा रही हूँ। उसे अम्मा जी का पैर छूते हुए कहा तो अम्मा जी ने उसे पहली बार गले से लगा लिया और बोली, तुझ पे बड़ा गौरव है मुझे, तूने वादा पूरा करा। अब पीछे मत हटियो। तू जाने कितनी लड़कियों को सिखाया कि कुछ भी हो जावे पर हार न माननी। एक बात और बता दूं, अपने बेटों को मैं अच्छी से जानूं। तुझे साथ बैठा रहा है तो आगे ना निकलने देगा पर तू भी पीछे न रहिए। तेरी तरफ से तो अब चिंता ना है। अब मुझे बड़ी पे ध्यान देना है। रोज बीमारी रहे है। जा तू जा, देर हो रही है। जी अम्मा जी ध्यान रखूंगी। वह मुस्कुराई और बैग उठाकर चल दी एक नए सफर पर जहाँ सबको समझाना था कि गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए दोनों पहियों की बराबरी गति चलना होता है, ना कम ना ज्यादा। आखिर बात बराबरी वाली जो ठहरी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।